हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स किसको कहते हैं। मींस जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में प्लस साइन के साथ जुड़ जाती हैं और जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और जब किसी रियल नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो तो उसे हम टर्म कहते हैं। तो इतना हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में समझा। अब हम आगे जो है डिग्री ऑफ टर्म को समझते हैं। तो डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है? किसी भी टर्म में जो वेरिएबल की जो पावर होती है उसी पावर को हम डिग्री ऑफ टर्म कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, 3x, 5x स्क्वायर, 2y क्यूब। तो इसमें जो है हम डिग्री ऑफ टर्म देखें तो 3x जो है एक टर्म है और इसमें जो वेरिएबल x है, x की जो पावर है वहां यहाँ पावर लिखी नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो इसकी डिग्री ऑफ टर्म क्या होगी? इसकी डिग्री ऑफ टर्म होगी 1, यानी कि ये फर्स्ट डिग्री का टर्म है, फर्स्ट डिग्री का टर्म है ये। अब सेकंड को देखते हैं तो 5x स्क्वायर। तो हमें डिग्री ऑफ टर्म देखने के लिए जो है वेरिएबल की पावर को देखना होता है कि कितनी पावर है उसकी। जितनी पावर होती है वही हमारी डिग्री ऑफ टर्म कहलाती है। तो यहाँ जो वेरिएबल है 5x स्क्वायर में, तो जो वेरिएबल x है उसकी पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री 2 हुई इसकी, यानी कि ये सेकंड डिग्री का जो है ये टर्म है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमने y वेरिएबल को यूज करा है तो 2y क्यूब, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 3। तो ये थर्ड डिग्री का टर्म है। तो अगर टर्म में वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो हम सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर देते हैं और वही हमारी टर्म्स की डिग्री होती है। वैसे जो हमारे सिलेबस में एक ही वेरिएबल है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो 2 वेरिएबल हों किसी टर्म में, तो 2 हों या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हों, तो हम सभी वेरिएबल्स की जो पावर है उनको हम ऐड कर लेते हैं और वही उस टर्म की डिग्री कहलाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर y, 5x y z स्क्वायर। तो इनमें अगर हम देखें तो वेरिएबल जो है, 2 वेरिएबल हैं x और y। तो x की पावर है 2 और y की पावर है 1। तो हम इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करके इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, यानी कि ये थर्ड डिग्री का हमारा टर्म है। ऐसे ही इस केस में देखें तो ये x की पावर हमारी 1 है, y की पावर 1 है क्योंकि लिखी नहीं हुई है तो 1 ही होती है, और z की पावर 2 है। तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके ये हमारी 4। तो इसकी डिग्री जो है ये 4 होगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म्स को अच्छे से समझ लिया, और अगर हमें कोई भी टर्म अब दे दी जाए तो हम बड़ी आसानी से उस टर्म की डिग्री बता सकते हैं। ठीक है? तो डिग्री को हमने समझ लिया, डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है। अब हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। ठीक है? तो मान लो मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने 5 लिखा, 5। तो मैं आपसे कहूं कि क्या ये एक टर्म है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि किसी भी टर्म में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एक रियल नंबर होता है और दूसरा पार्ट एक वेरिएबल होता है। तो इसमें जो है हमें पहला पार्ट तो एक रियल नंबर दिखाई दे रहा है, मगर दूसरा पार्ट जो है इसका वेरिएबल का वो दिखाई नहीं दे रहा। तो बट स्टूडेंट्स, इसमें जो वेरिएबल का पार्ट है वो हिडन है। तो हिडन कैसे है? क्योंकि मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे 5x की पावर 0। तो जो भी x की पावर 0 होगी,
किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो 5 इंटू 1 हमने इसकी वैल्यू रख दी x की पावर 0 की, तो ये 5 ही हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या है कि इसके अंदर जो है वेरिएबल हिडन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 5 आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे और देखते हैं। तो जितने भी नंबर वाले टर्म्स होते हैं ना, तो उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो समय के साथ कभी नहीं बदलती, ये इतने के इतने ही रहते हैं। अगर मान लो हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 5 x की वैल्यू मान लो मैंने 2 ली और पावर इसकी 0 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 पावर है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये 5 हो जाएगा। मान लो मैं x की पावर जो है -3 ले लेता हूँ और इसकी पावर 0 है, तो वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर अगर 0 होगी तो उसका जो है वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो 5 इंटू 1, क्योंकि -3 हो 2 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर पावर 0 है तो ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 से 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये समय के साथ कभी नहीं बदलता। तो जितने भी नंबर वाले टर्म्स हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने कांस्टेंट टर्म को देख लिया, अब हम कोफिशिएंट को देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट जो है वो किसी भी टर्म का जो पहला पार्ट है, जो कि एक रियल नंबर होता है, यही नंबर वाला पार्ट जो है अपने साइन के साथ हमारी टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि किसी भी टर्म का जो पहला पार्ट होता है, जो कि एक रियल नंबर होता है, यही नंबर वाला पार्ट अपने साइन के साथ, मतलब साइन उसका जरूरी है, तो अपने साइन के साथ हमारी टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5x² मान लो मैं लिखता हूं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि हमने बोला कि पहला पार्ट जो कि एक रियल नंबर है, तो 5 एक रियल नंबर है, ये इस टर्म का पहला पार्ट है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं -3x² लिखता हूं, तो इसका जो पहला पार्ट है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, माइनस का नेगेटिव इंटीजर है, तो हमने कहा कि वो अपने साइन के साथ यानी कि -3, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो होगा -3, क्योंकि साइन बहुत जरूरी है, साइन साथ में आएगा इसके। तो इसको कभी आप इसकी अगर पूछी जाए अगर कोफिशिएंट क्या है, तो सिर्फ 3 नहीं लिखना हमें माइनस जो भी इसके साथ साइन है वो उसको साथ में लेना है। यहाँ पर हमने साइन क्या है 5 प्लस का है, तो प्लस होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस हमें लिखना ही लिखना है। तो ये जो होता है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को देख लेते हैं कि क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो कोई एक पॉलिनोमियल की कोई एक्सप्रेशन लिखी जाए, ठीक है ना, तो वो उसे हम इस ढंग से लिखते हैं कि पूरे वर्ड में हर किसी के समझ में आ जाए। मतलब मान लो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 3x² -5x -7, मान लो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मान लो इसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे देश में वो इस तरह से लिख दे -5x + 3x² -7, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। अब मान लो किसी और देश में वो इसको ऐसे लिख दे -7 -5x -3x², तो इस तरह से तो कोई भी कुछ भी लिखेगा, तो ठीक है ना। तो इस तरह से तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम जो है इसको लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म
अपनाते हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई देखे तो उसे समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मतलब ये नहीं हो कि कोई बंदा किसी तरह से लिख रहा है, कोई बंदा किसी तरह से लिख रहा है, तो उसका ढंग एक ही होना चाहिए। तो वो ढंग क्या होता है कि हम हमेशा इसको, जो पावर्स हैं वेरिएबल की, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, और यही हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान लो इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म लिखी जाएगी। तो सबसे बड़ी वाली डिग्री वाली टर्म क्या है, इसमें 2 है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 3x²। उसके बाद छोटी डिग्री उससे 2 के बाद 1, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। और 1 के बाद कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई। तो ये जो है ये तरीका होता है इसको लिखने का, और इसी तरीके को जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी भी जगह पर आपको कोई दिक्कत आए और ना समझ में आ रही हो, तो आप मेरे को मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स जो है उसमें मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी जो आगे की वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएगा, और आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।